So जी, good afternoon and welcome to the new chapter that is your state government। इसमें हम स्टेट के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने पार्ट 5 तक बता दिया था। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 जिसमें बात है हमारे स्टेट की। ठीक है, पार्ट नंबर 6 डिस्क्राइब करता है हमारा स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में आपको पता ही है, जैसे हमारा पार्लियामेंट था उसमें हमारे लोकसभा और राज्यसभा थे। ठीक, सिमिलरली स्टेट में जो होते हैं, एक तरफ होता है स्टेट, जस्ट अ सेकेंड, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो इक्विवेलेंट टू द होती है लोकसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, और इसको बोलते हैं राज्य की विधानसभा। ठीक, बस ये इंपॉर्टेंट है, हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अब हम इसको स्मार्टली पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी सेम चीजें हैं जो लोकसभा और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बराबर हैं, सिमिलर टू राज्यसभा जो काउंसिल के बराबर है। जो चीजें डिफरेंट होंगी उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अदर चीजों को मैं बता दूंगा कि जस्ट डू वॉच इट एंड डू कॉपी इट फ्रॉम द पार्लियामेंट चैप्टर सिमिलर, क्योंकि सीरियसली बहुत सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो स्मार्टली वही स्टडी होगी, हमारा टाइम वेस्ट कम होगा और हम ज्यादा चीजें गेन कर पाएंगे। तो चलो भैया शुरू करते हैं। पार्ट 6 में आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और उसका लेजिस्लेचर जो है। ये इसके लिए जो आर्टिकल दे रखे हैं, ये आता है आर्टिकल नंबर 168 से 212 के बीच में। ठीक, जो जो मैं बताऊं वो जो आप नोट कर लो, बाकी चीजें आप छोड़ दो। ठीक, चलो। अब इसमें दो टर्म है, एक है यूनिकैमरल और एक होता है बाई कैमरल। ठीक, नाम से ही मेंशन है कि भैया यूनि मतलब उसमें एक चीज होगी, बाई कैमरल मतलब दो चीज होगी। अब ये एक और दो क्या है, तो ऐसे स्टेट्स जिनके पास हैविंग ओनली असेंबली, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। आप ध्यान रखना, मैं असेंबली बोल रहा हूँ तो उसका मतलब होगा स्टेट की विधानसभा, और काउंसिल बोल रहा हूँ तो होगा स्टेट का विधान परिषद। ठीक है, तो जो स्टेट जिनके पास बोथ हैं यानी कि असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं, तो उनको बोलेंगे बाई कैमरल स्टेट्स। और ऐसे स्टेट्स आपके पास पता ही है, 6 हैं करंटली। ठीक, वो 6 मैं आपको पहले बता दूंगा, फिर से बताता हूँ। यूपी है उसमें, बिहार आता है उसमें, ठीक है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है, ठीक, तेलंगाना आता है, फिर आपका आंध्रा आता है, ठीक है, यू कर्नाटका आता है। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, हो गए 6 स्टेट। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। इन 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों चीजें हैं, बाकी स्टेट में सिर्फ और सिर्फ असेंबली है, काउंसिल नहीं है। ओके, तो अब हम बात करते हैं नंबर्स कि भैया काउंसिल और असेंबली में कितने होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है, और क्वेश्चन यहीं से पूछती है मोस्टली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि स्टेट की विधान परिषद। उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हम इलेक्शन किसको देते हैं डायरेक्टली और किसको हम इनडायरेक्टली होते हैं। तो एक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसको बोलते हैं विधानसभा। तो इसके जो मेंबर्स हैं उसको हम डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको आप कंपेयर करो लोकसभा से, ठीक, और जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एसएलसी को आप कंपेयर करो राज्यसभा से। तो राज्यसभा के लोगों को हम इलेक्ट नहीं कर रहे थे, हम इनडायरेक्टली कर रहे थे, लेकिन हमारे द्वारा जो लोग अपॉइंटेड थे असेंबली में, ये लोग इलेक्ट करके भेज रहे थे। ठीक, तो सिमिलरली असेंबली वाले लोगों को हम डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले, अब किसी भी स्टेट में सीट्स भी दे जाती हैं। सीट्स मतलब कि उस स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली दिए जाते हैं कि इतने एमपीज और इतने एमएलए उस पर्टिकुलर स्टेट से होंगे। कि मान लो यूपी है, उसमें ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां से ज्यादा एमएलए निकलेंगे, जबकि हमारे बाकी स्टेट से कम मिलेंगे। ठीक, लेकिन एक नंबर होता है, वो नंबर होता है 1/3 ऑफ दैट स्टेट की असेंबली। ठीक, स्टेट की असेंबली। तो
काउंसिल से पहले हम बात कर लेते हैं असेंबली की यहाँ पे ही, ठीक है। जो मैं आपको सीरीज पैटर्न बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। तो स्टेट की असेंबली में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं मिनिमम 60 से 500, ये क्या है मैक्सिमम। लिख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली, और बहुत ज्यादा मैंने रिसर्च करके ये चीजें लिखी है, ठीक है। तो किसी भी स्टेट की असेंबली में जो 6 स्टेट्स में है उनमें जो मेंबर्स होंगे वो मिनिमम 60 होंगे और मैक्सिमम हो सकते हैं 500। इसमें एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते रहना ध्यान से। एक्सेप्शन है कुछ स्टेट्स के, क्योंकि उन स्टेट्स में ना पॉपुलेशन कम है। तो नंबर 1 पे है, एक है स्टेट, एक नहीं मतलब एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, कामा सिक्किम। सिक्किम किसमें आता है आपको बताया था ना, 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से बना था ये, और इसको स्पेशल प्रोविजन मिला है अंडर आर्टिकल 371 एफ के थ्रू। मैं आपको बताऊंगा स्पेशल प्रोविजन स्टेट्स को मिले हुए हैं। खैर, तो 30 जो नंबर हो सकते हैं मिनिमम, ये इन स्टेट्स को मिला है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम है। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम और तीसरा हमारा गोवा, ठीक है। फिर 40 दे रखी है उन्होंने पॉपुलेशन मिजोरम के लिए। मिजोरम को हम बोलते हैं मोलासिस बेसिन भी बोलते हैं। और 46 दे रखी है नागालैंड को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों मतलब ये 3 संख्या और ये 5 स्टेट्स एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। अदर स्टेट्स के लिए है कि मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 बंदे होंगे, ठीक। बाकी इन स्टेट्स में इतने इतने हो सकते हैं, समझ गए। चलो, असेंबली का आप समझ गए, अब काउंसिल का आप समझ जाओगे। अब उस असेंबली का 1/3 होगा नंबर, वो हो सकता है हमारा विधान परिषद, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं 1/3 ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट की असेंबली। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि मान लो भैया यूपी है हमारा, यूपी की असेंबली, चूंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, सॉरी पॉपुलेशन के वाइज, तो यूपी की असेंबली में मान लो है अराउंड 403 सीट्स फॉर नाउ, ठीक। असेंबली में 403 सीट्स हैं, तो काउंसिल में इस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, तो काउंसिल में मिलेंगी मतलब कितनी होंगी, तो 403 का 1/3 निकालो, यानी कि इसको 3 से आप डिवाइड कर दो, तो बनेगी लगभग 134, ठीक। तो विधान परिषद में जो नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं वो मिनिमम तो आपको पता ही है कितने हो सकते हैं, 60 सॉरी 40, ठीक। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये 134, समझ गए। मिनिमम हर स्टेट्स के लिए एक मिनिमम वो दे रखा है, ठीक है। जैसे स्टेट यूपी के लिए 40 है, अदर स्टेट्स के लिए अलग अलग है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। लेकिन मिनिमम एक दे रखा है कि इतने होंगे ही होंगे। लेकिन मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 1/3 ऑफ द असेंबली के लोगों का 1/3 हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 134 हो सकते हैं। करंटली अराउंड 100 है, ठीक है। बाकी लेट्स सी। तो आप समझ गए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में लोग कहाँ से और कितने आएंगे, और काउंसिल में कहाँ से आएंगे, समझ गए। एसएलए वाले जो लोग हैं उनको हम डायरेक्टली करेंगे इलेक्ट, ठीक, डायरेक्टली जाके वोट देंगे। और एसएलसी वाले जो लोग हैं इनको अब देखते हैं, इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो भैया देखते हैं एसएलसी यानी कि विधान परिषद का इलेक्शन, ठीक। इनके इलेक्शन को कैसे होता है, इनमें आपको बताया था ना कि मिनिमम हो सकते हैं 40 और मैक्सिमम हो सकते हैं 1/3 ऑफ दैट स्टेट। गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, तो मिनिमम 40 और मैक्सिमम हो सकते हैं 1/3 ऑफ दैट स्टेट की असेंबली के, बताया था अभी आपको, ठीक है। तो इन लोगों का इलेक्शन कहाँ से होता है, मतलब इन लोगों को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहाँ से होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनको तो भूल जाओ, इनको तो हम डायरेक्टली वोट देते हैं, ठीक है। पहले लोग ये होते हैं फ्रॉम लोकल बॉडीज, ठीक। लोकल बॉडीज कौन कौन सी होती है हमारी, अब देखो, यानी कि जनता कैसे करती है इनको इलेक्ट, इनडायरेक्टली। यानी कि अब देखो, जो रेशियो मैं आपको बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो मैं आपको इधर लिख देता हूँ, इधर लोकल बॉडी से कैसे होता है नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। तो जो मैं रेशियो अब लिख रहा हूँ वो लिख लो। नंबर 1 1/3 लिखो, फिर 1/3,
दो जगह सेलेक्ट होते हैं ये लोग, ठीक। 1/6 एक जगह सेलेक्ट होते हैं, और 1/12 दो जगह से होते हैं। सबको आप कंपेयर करोगे तो 1 बनेगा। अब ये कौन कौन होता है, कौन कौन इनको नॉमिनेट इलेक्ट करता है वो देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो जो 1/3 है ना, वो हमारे जो शहरों में होती है ना पंचायत, यानी कि म्यूनिसपालिटी, मतलब पंचायत, और जो हमारी म्यूनिसपालिटी यानी कि नगर पालिका होती है, ये लोग नॉमिनेट करते हैं, ठीक। 1/3 मेंबर्स को इनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। 1/3 को नॉमिनेट किया जाता है बाय स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक। 1/3 नॉमिनेटेड फ्रॉम स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा। ये सब नॉमिनेशन हो रहा है इनका अभी, ठीक है। फिर 1/6 जो होते हैं उनको हमारे स्टेट के गवर्नर भाई साहब नॉमिनेट करते हैं, ठीक। गवर्नर नॉमिनेट करते हैं 5 क्षेत्र से, 5 एरिया से। तो वो एरिया कौन कौन से हैं, कई बार वो पूछ लेते हो कि देखो सेंटर में थे हमारे प्रेसिडेंट, वो 4 एरियाज कर रहे थे, लेकिन ये 5 एरियाज करते हैं। 5 इनमें कौन कौन हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपके, पहले तो वो 4 ही हैं, लिटरेचर, ठीक। इसके अलावा आपका आर्ट, कैसी राइटिंग आ जाती है, लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, ठीक है। आपके लाइक कोऑपरेटिव जो भी, क्या बोलेंगे उनको, आंदोलन को, मूवमेंट, अभी तो नहीं है ज्यादा, ठीक है, ये हो गए। फिर सोशल सर्विस से लोग अपॉइंट करते हैं, और ये 4 हो गए, 1 2 3 4 कैटेगरी। और 5वें आपके नॉलेज, लिटरेट, अब उसको क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक ये भी एरिया है, ठीक है। इन 5 एरिया से नॉमिनेट करते हैं हमारे 1/6 मेंबर बाई गवर्नर, ठीक। बचे हुए 1/12, तो भैया ये जो होते हैं, पहले वाले 1/12 हैं वो हमारे स्टेट के ग्रेजुएट्स, अगर आप ग्रेजुएट हो, आप एलिजिबल हो, यू कैन नॉमिनेट, यू कैन इलेक्ट, आई मीन वोट डाल सकते हो आप इनको, वाई ग्रेजुएट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक। और 1/12 होते हैं वो गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना स्टेट्स में, ठीक। और वो वाले टीचर जिनको 3 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस, मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो लोग वोट डालते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोगों को। ये तरीका है, और इस तरीके से हम करते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के लोगों का नॉमिनेशन, और वहां से ये स्टेट के लोग आते हैं, ठीक। समझ गए, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। चलो, अब बात करते हैं ड्यूरेशन यानी कि टाइम पीरियड ऑफ दोनों हाउसेस का, दोनों एक साथ खत्म करेंगे क्योंकि ज्यादा है नहीं इनमें, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सेम टू द लोकसभा, 5 साल, या फिर उससे पहले भी डिजॉल्व हो सकती है। सारे केस वही हैं, उसमें हमारे पीएम भाई साहब थे, इसमें हमारे सीएम हैं प्लस अदर मिनिस्टर्स हैं, ठीक। सारा सेम केसेस है। इसमें हमारे वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे क्या है, हमारे गवर्नर साहब हैं, इनके बारे में बता दूंगा अगली वीडियो में। तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं जो मेजोरिटी विच पार्टी के सीएम को, और सीएम की एड एंड एडवाइस पे अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक। तो ये असेंबली का काम हो गया। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें लोग कैसे आते हैं, ठीक। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, वही राज्यसभा की तरह है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये एक परमानेंट हाउस है, ठीक है। लेकिन इसके मेंबर्स, कितने मेंबर्स, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं एवरी सेकेंड ईयर, ठीक, पहला। इसके अलावा जो टर्म है हमारा विधान परिषद का वो तो फिक्स है ही नहीं, वो तो पता ही आपको। और मेंबर्स का जो टर्म है वो सेम टू द राज्यसभा है, 6 साल का है, ठीक। तो ये आपको पता लग गया, ओके। इसके अलावा तो और क्या ही बचा यार, स्पीकर और उनके बारे में बताऊंगा मैं। उससे पहले आप एक चीज ये समझो, जैसे क्रिएशन या फिर एवोल्यूशन ऑफ काउंसिल होता है, जैसे किसी स्टेट में काउंसिल बनानी है फिर नहीं बनानी, क्योंकि असेंबली तो हर स्टेट में मिलेगी आपको, मतलब 25 में मिलेगी, लेकिन कुछ स्टेट में नहीं है। तो अब देखते हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये देखो, क्रिएशन या फिर अबोलिशन ऑफ काउंसिल, विधान परिषद इन स्टेट, ये पावर किसके पास है, पहली बात, ऐसे कोई भी काम करता है ना तो ये पावर मेजर होती है हमारे पार्लियामेंट के पास, सबसे बड़ी बात, पावर हमारे पार्लियामेंट के पास, ठीक।
लेकिन पार्लियामेंट क्या ये कर सकती है अपने आप से? नो। ये पार्लियामेंट क्या करती है? रिकमेंडेशन लेती है कहाँ से? उस स्टेट की असेंबली से। ठीक। और उस स्टेट की असेंबली से स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास करवाती है। ठीक। ध्यान रखना, स्पेशल मेजोरिटी से, क्योंकि आप किसी स्टेट में या फिर काउंसिल ऐड कर रहे हो या फिर उनको हटा रहे हो जोड़ रहे हो, तो स्पेशल मेजोरिटी से पास कराती है। लेकिन ऐसे बिल का क्या चाहिए होता है? पार्लियामेंट को प्रायर परमिशन चाहिए होता है। किसका? हमारे भाई प्रेसिडेंट साहब का। तो प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे तब पार्लियामेंट भेजेगी, और फिर पार्लियामेंट पूछेगी उस स्टेट असेंबली से, और स्टेट असेंबली से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराएगी। तब जाके क्रिएशन या फिर अबोलिशन होगा उस स्टेट में। ठीक है। और ये आर्टिकल मेंशन हमारे 169। ठीक। समझ गए? चलो, ओके। अब एक दो और चीजें मैं बताता हूँ, उसका स्पीकर और उसकी बात करेंगे, उसका खत्म हमारा एक। लैंग्वेज क्या है हमारे पार्लियामेंट स्टेट की असेंबली और लेजिस्लेचर में? लैंग्वेज क्या है? देखो, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एनी स्टेट की, अगर आप चाहो तो स्पीकर या फिर चेयरमैन, जो भी डिपेंड करता है हाउस के हिसाब से, वो बोल सकते हैं, और आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को बोल सकते हो। ठीक है। तो ये लैंग्वेज होगी हमारी। ओके, अब बात करता हूँ एक ज्वाइंट सेशन का। आपको बताया था ना मैंने कि जब कोई ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल जब भी आता है, आपको मैं ऐसे बताता हूँ, बाकी तो पहले बता ही चुका हूँ कि ज्वाइंट सेशन स्टेट में नहीं होती है, बस ध्यान रखना। सेंटर में है सिर्फ। कोई भी बिलो फर्क नहीं पड़ता, सेंटर में एप्लीकेबल है ज्वाइंट सेशन, स्टेट में नहीं है। ठीक। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ हमारा स्टेट के जो असेंबली में स्पीकर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चेयरमैन होते हैं, सॉरी स्पीकर होते हैं। ठीक। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के कौन होते हैं? आपके चेयरमैन। ठीक। तो भैया पहली बात, स्पीकर को कौन चुनता है? आपको पता ही है, मेंबर्स। ठीक है। मेंबर्स अपने आप में से डिसाइड कर लेते हैं कि स्पीकर कौन होगा। ठीक है। स्पीकर जनरली, आपको टाइम पीरियड पता ही है भाई, सेम सब कुछ लोकसभा के सेम चल रहा है। ठीक है। और भाई सेम है, स्पीकर तब तक रहेगा जब तक कि हमारा विधानसभा चलेगा। ठीक है, 5 साल तक। अगर बीच में डिसॉल्व हो जाती है तो भी स्पीकर अपने पद पर कंटिन्यू बना रहेगा, जब तक कि नई स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा इलेक्ट होकर नहीं आ जाती, तब तक बना रहेगा। ठीक है। स्पीकर के सारे सिस्टम, सारी सब चीजें सही है। वही हर चीज को मेंटेन करता है, वही लाइक हमारे स्टेट, सॉरी असेंबली में कोई पंगा ना हो जाए। ठीक है। सबको मौका देता है बोलने का कि ठीक है अभी आप यस बोलो, नो बोलो। इसके पास आपको पता है कास्टिंग वोट की पावर होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें वही है। इसके अलावा वही रिमूवल का प्रोसेस भी सेम है कि 14 डेज का नोटिस सबसे पहले। ठीक। इसके अलावा इफेक्टिव मेजोरिटी से पास कराओ बोथ हाउसेस से, और उसके बाद हमारे ये हट जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, बट इनसे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ठीक है। लेकिन स्पीकर के पास एक और पावर होती है, वो पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि एंटी डिफेक्शन बताया था ना हमने आपको, जो आपकी 10th शेड्यूल मेंशन है। तो एंटी डिफेक्शन के केस में आपको बताया था स्पीकर इज द लास्ट। लेकिन स्पीकर चाहे तो इलेक्शन कमीशन से, नहीं, इलेक्शन कमीशन से डिफरेंट केसेस में लेता है, वो मैंने आपको बता दूंगा। कि कोई मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, सॉरी कोई एमएलए, तो अगर उसमें कोई गलती, मतलब इलेक्शन में उसमें कुछ लफड़ा हुआ है, तो स्पीकर डिसाइड, मतलब लाइक पूछ सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। बट एंटी डिफेक्शन के केस में जो हमारा असेंबली है, असेंबली में तो स्पीकर है। ठीक। और अगर काउंसिल है तो काउंसिल में कौन? हमारा चेयरमैन। ये दोनों हेड होते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं होता एंटी डिफेक्शन लॉ के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। तो ये भी हटा सकते हैं। लेकिन अगर ये हटा रहे हैं एंटी डिफेक्शन केस लेके, तो सिमिलर टू द वही है उसके। तो इनके उसको आप जुडिशियल
के लिए ले जा सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो उस केस को लेकर। ठीक, बाकी ओथ वगैरह कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाएगा इन लोगों को सबको। ठीक है, सारे जैसे सेंटर में काम था हमारे प्रेसिडेंट का, इधर काम है हमारे गवर्नर जी का। ठीक, मेजरली तो मेजर ये हो गया आपका। तो इधर हमारा विधानसभा का अध्यक्ष था, यानी कि स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर भी ऐसे होता हमारा विधानसभा का। ठीक, वही पहले इलेक्शन हो गया, हमारे स्पीकर इलेक्ट हो गए, फिर डेप्यूटी स्पीकर डेट देगा, फिर सॉरी स्पीकर डेट देगा डेप्यूटी स्पीकर इलेक्शन के लिए, फिर डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा हमारे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, फिर एक पैनल बनाया जाएगा, पैनल। तो अगर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो पैनल में से कोई बंदा वो प्रिसाइड करेगा हमारे स्टेट असेंबली को। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, सेम है, सिमिलरली है, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, चेयरमैन का भी सेम ही केस है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो आपस में ही एक एक बंदे को चेयरमैन चुनते हैं। जब चेयरमैन बन जाता है उसके बाद वो डेप्यूटी चेयरमैन को चुनते हैं। ठीक, सारी पावर सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, बट वही पावर्स नहीं है जो नहीं थी उसमें, कि इसमें स्पीकर के पास पावर है कि मनी बिल वो डिसाइड कर सकता है, इसमें मनी बिल के पास पावर नहीं है, मतलब नहीं डिसाइड कर सकता चेयरमैन। ठीक, कास्टिंग वोट की भी पावर नहीं होती है। ये सब चीजें हो गई, बाकी सब कुछ सेम है, क्वारम वगैरह का डिसाइड करेगा हमारा स्पीकर साहब। ठीक है, ये सारी चीजें सेम है। जो चीजें सेम नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो मान लो ऑर्डिनरी बिल के बारे में बता रहा हूँ। ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल का मैंने आपको बताया भी था कि पहले तो प्रोसेस सेम था, किसी एक हाउस में पेश होगा, स्टेट की असेंबली और काउंसिल, हाउस में पास हुआ, कोई कमेटीज बनी, गैजेट में छपा वगैरह, तीनों रीडिंग हुई, इसके बाद काउंसिल में गया, वहां से जाएगा हमारे गवर्नर जी के पास। गवर्नर या तो हाँ बोलेगा तो ना बोलेगा, या फिर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, और चौथा है कि प्रेसिडेंट के लिए बचा के रख सकता है। ठीक, फिर प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, क्या या तो हाँ बोल दें या ना बोल दें, या फिर उसको वापस भेज दें। ठीक, मतलब वापस गवर्नर को भेजेंगे, गवर्नर वापस इधर भेजेगा, और इधर से अमेंडमेंट होके या फिर विदाउट अमेंडमेंट होके मान लो प्रेसिडेंट के पास दोबारा आ गई वो चीज, तो क्या प्रेसिडेंट बाउंडेड है? तो भैया ध्यान रखना है, इसमें प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं है, ये मैं आपको उसमें ही बता चुका हूँ। ठीक है, प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं है, समझ गए? और कोई भी ऐसा बिल है जो टंग गया है तो ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो ज्वाइंट सेशन हो ही नहीं सकता इसमें, समझ गए? मनी बिल वही सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ सकता है? स्टेट असेंबली में आ सकता है, प्रायर परमिशन ऑफ हमारे स्टेट के गवर्नर भाई साहब की। सारी चीजें सेम है यार। अच्छा, एक डिफरेंट चीज है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ऑर्डिनरी बिल को तो हमारे प्रेसिडेंट साहब वापस भेज सकते हैं और उसके बाद रोक सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मनी बिल होता है ना हमारा, मनी बिल, मनी बिल तो आपको पता ही है, स्टेट असेंबली सबसे पहली बार पेश होगा। ठीक, और हमारे कौन डिसाइड करेगा कि वो बिल मनी बिल है या नहीं है? स्टेट के स्पीकर, सॉरी असेंबली के स्पीकर। ठीक, उसके बाद पहली बात तो ये किसकी परमिशन के साथ गया होगा? ये गवर्नर की परमिशन के साथ गया होगा। ठीक, तो जब ये दोनों हाउस से पास होने के बाद पावर देखो, मनी बिल के केस में स्टेट काउंसिल की पावर सेम है, 14 डेज तक रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद उसको पास करना पड़ेगा। तो उसके असेंबली और काउंसिल के पास ये जाएगा गवर्नर के पास, तो गवर्नर या तो हाँ बोलेगा तो ना बोलेगा, रिटर्न नहीं कर सकता। सेम तीसरा ऑप्शन उसके पास, वो प्रेसिडेंट के लिए सेव कर सकता है। तो भैया प्रेसिडेंट के पास जब आएगा ना, तो या तो वो यस करेंगे या तो वो नो बोलेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट इसे रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी बिल को भेज सकता है, लेकिन मनी बिल को, स्टेट का मनी बिल है स्टिल, वो भी नहीं भेज सकते उसको। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा कुछ मतलब इसमें ज्यादा हौच पौच मत करो आप ज्यादा। ठीक है, इतना ही रखो। अब मैं आपको इसमें कुछ बताता हूँ। स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं हमारे कुछ स्टेट्स को। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, इनफैक्ट मैंने आपको मेरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर 1 मार्क्स वाला, उसमें मैंने अभी करा रखा है, बट फिर से मैं करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी करा ही रहा हूँ।
तो जो आर्टिकल नंबर 371 से 371 जे तक मेंशन है, उनमें बहुत सारे स्टेट्स को दे रखा है स्पेशल प्रोविजन। ठीक, तो शुरू करते हैं, एक एक आर्टिकल को रख लो आप। 371 के ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ए, ठीक, 371 आप जोड़ देना अपने आप, ए बी में कर दूंगा सीधे। तो 371 में मेंशन है हमारा महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक, जिसका फॉर्मेशन 1960 में होता, आपको पता ही है। 371 बी में हमारा क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, फ्लो में बाबा गलती हो जाती है। चलो, 371 में मेंशन हमारा महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक, जिसका फॉर्मेशन 1960 में हुआ था। अब बात करेंगे 371 ए, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा हमारा नागालैंड का, ठीक, जो हमारा 16th स्टेट है, याद है कुछ, 1963 में बना था। 371 बी बोलता है असम, मैंने ऐसे याद किया था, असम ए से स्टार्ट होता है, एक के बाद बी आएगा तो असम, ठीक, ये 1956 में बना था। जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ईयर नहीं है, बाकी ये देख लो। 371 सी में क्या आता है, सी मतलब मणिपुर, ठीक, मणिपुर बना था 19th स्टेट इन द ईयर ऑफ 1969। फिर आता है हमारा डी, डी मतलब डी से आंध्रा बनेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी बोल सकते हो। तो आंध्र प्रदेश तो 1956 में बना था और तेलंगाना बना है 2014, ठीक है। डी के बाद ई, तो आंध्र प्रदेश वगैरह में यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इन आंध्रा एंड तेलंगाना, ऐसी कुछ बात होगी तो इसमें होगी, ठीक। उसके बाद आता है 371 एफ, ये मैंने अभी आपको बताया था, एफ यानी कि सिक्किम, यानी कि 370 सेकेंड स्टेट है, जो हमारा 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से ऐड हुआ था, ठीक। एफ के बाद क्या आ जाता है, जी, यानी कि मिजोरम, ठीक, इसको हम बोलते हैं मोलासिस बेसिन, 23rd स्टेट है, 1987 में बना था। इसमें मैंने आपको तीन बताए थे, एक 23rd, 24th क्या है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और 25th क्या था हमारा गोवा, ऐसा कुछ था ना, तीनों 1987 बने थे, ये ईयर बता रहा हूँ कुछ नहीं। जी के बाद आता है एच, यानी कि अरुणाचल, चल में एच आ गया, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो, ठीक। ये हमारा 24th स्टेट 1987 में बना था। इसके बाद आई, गोवा नहीं जाने देती, तो ऐसे बना सकते हो, जो कि 25th स्टेट है हमारा 1987, अभी बताया आपको, ठीक है, ये वाला 23rd 24th 25th, ठीक। आई के बाद जे बचा, जो कि हमारा कर्नाटक, ठीक, 1956 में बना था। ईयर भले बता याद रखो, लेकिन ये याद रखना ना कि किस आर्टिकल के किस में कौन सा स्टेट आता है, बस, ठीक, ये हो गया। पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा है कि मैं इसमें ही आपको गवर्नर करवा दूं, क्योंकि हमारे पास टाइम वैसे ही कम है, तो चलो हम कर ही लेते हैं हमारे स्टेट के गवर्नर भाई साहब को, इसी में खत्म करते हैं, ज्यादा कुछ लपेटते नहीं। जस्ट अ सेकंड। तो स्टेट के पार्ट 6 में वही हमारे गवर्नर भी मेंशन है, क्योंकि ये भी स्टेट के ही होते हैं ना, तो इनके लिए जो आर्टिकल दे रखे हैं वो 153 से लेकर के 167 तक का दे रखा है, ठीक है। अब गवर्नर और प्रेसिडेंट में बहुत सारी सिमिलरिटी है, ऑलमोस्ट मोस्टली सिमिलरिटी है, बस कुछ डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहली बात, गवर्नर को चूंकि अपॉइंट करते हैं हमारे लाइक प्रेसिडेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके अंडर काम करते हैं, नो, इट इज अ इंडिपेंडेंट, और सबसे बड़ी बात ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। इनका हमारे मेंशन है, आर्टिकल देखो दे रखा है ना, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, पहली बात। सेकंड थिंग, ही इज एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप बोल सकते हो, ठीक। जैसे हमारे प्रेसिडेंट थे नॉमिनल हेड ऑफ सेंटर, ऐसे ही ये होते हैं नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। गॉट इट। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मल्टीपल टाइम बताऊंगा, 1956 में जो हुआ था, उससे क्या था, एक एक स्टेट के लिए, मतलब सॉरी, एक गवर्नर एक स्टेट के लिए नहीं, दो
या 2+ स्टेट्स के लिए 1 गवर्नर कैन बी काम कर सकता है। सिमिलरली गवर्नर के साथ साथ कोर्ट भी, ठीक है, हाई कोर्ट भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बंदा यूपी का है रेजिडेंट, क्या वो यूपी का गवर्नर बन सकता है? तो ध्यान रखना, कोई भी गवर्नर उस स्टेट का गवर्नर नहीं बनेगा जिस स्टेट का वो रहने वाला हो। ठीक, चलो, तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब। गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उसी को अपॉइंट करेंगे ना जिसको नॉमिनेट करेगी हमारी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करती है? कंसल्ट करती है एक बार किससे? विद द सीएम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। समझ गए? चलो, अच्छा, गवर्नर का टाइम पीरियड कितना होता है? यस, इनका टर्म होता है 5 साल का। ठीक, रिमूवल की बात करें तो रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, यानी कि टर्म वैसे तो मेंशन है 5 साल, लेकिन इनका कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, मिनिमम एज मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट की तरह इनकी भी एज होती है मिनिमम 35 ईयर्स। ठीक, शायद मैंने आपको इसकी एज नहीं बताई होगी। हमारे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग इलेक्ट होते हैं उनकी एज होती है मिनिमम 25 ईयर्स, और काउंसिल वालों की एज मिनिमम होनी चाहिए 30 ईयर्स। ठीक, हमारे जो गवर्नर होते हैं उनकी होती है 35। ठीक, ओके, इनको ओथ कौन दिलाता है? ओथ हमारा मेंशन है इनका शेड्यूल नंबर 3 में, पहली बात। और ओथ दिलाते हैं इन गवर्नर को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट। ठीक, और मान लो अगर ये नहीं है, हाई कोर्ट एब्सेंस है, तो जो सीनियर मोस्ट जज होंगे हाई कोर्ट के वो दिलाएंगे वो। समझ गए? सिमिलरली गवर्नर के पास पावर्स की बात करें तो वही सारी पावर्स सेम ही होती है ऑलमोस्ट। डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं, मिलिट्री पावर्स भी होती हैं। ठीक, तो जो मैंने लिखे ना 3 पावर्स, तो भैया मैं सच बताऊं इनमें से एक भी पावर नहीं होती। तो नोट करो ना, थोड़ा सही से लिखा करो, एक भी पावर नहीं होती इन तीनों में से। ठीक, नो डिप्लोमेटिक पावर्स, नो इमरजेंसी पावर्स, नो मिलिट्री पावर्स। ठीक, चलो, गवर्नर हमारा क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि बनाता है क्या? फाइनेंस कमीशन को। ध्यान रखना, आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक, गवर्नर ही क्या करता है? रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करता है कि बांटता है रेवेन्यू बिटवीन किसके बिटवीन में? जैसे कि प्रेसिडेंट था ना हमारा, फाइनेंस कमीशन को इंस्टीट्यूट करता था और स्टेट और सेंट्रल बीच में रेवेन्यू को बांटता था, ऐसे इधर ये पंचायत और नगर पालिका, ठीक, म्यूनिसपैलिटी, और उसमें हमारे रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन? गवर्नर साहब हमारे। ठीक, अच्छा, मैंने आपको एक ऑर्डिनेंस पावर बताई थी जो हमारे प्रेसिडेंट के पास थी अंडर आर्टिकल 123। यही पावर हमारे गवर्नर के पास होती है अंडर आर्टिकल 213। ठीक, कि अगर कोई भी लाइक हाउस काम में नहीं, मतलब सेशन में नहीं है, तो गवर्नर कैन क्रिएट एन ऑर्डिनेंस। बट इस ये क्या 3 केस हैं जिन केस में ये ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकते, और वो केस मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। पहला है कि कोई ऐसा बिल है जिस जिसमें हमें क्या चाहिए? परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए। ठीक है, तो ऐसा बिल जिसके लिए हमें चाहिए हो प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ऐसे केस में गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं करेगा। दूसरा, कोई ऐसा बिल है जो रिजर्व किया गया है हमारे पार्लियामेंट के लिए। ठीक, ऐसे केस में गवर्नर ऑर्डिनेंस पास नहीं कर सकता। एंड थर्ड इज कोई ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट से एसेंट मिले बिना, ठीक है, प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया और फिर वो बिल इनवैलिड हो जाएगा। तो इन तीनों केसेस में हमारे गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं कर सकते, इसके अलावा वो चाहे तो कर सकते हैं। ठीक, ओके, एक पार्डनिंग पावर होती है, तो क्या गवर्नर बाकी चीज तो कर सकता है? ठीक है, कम्यूट रेमिशन वगैरह कर सकता है,
लेकिन डेथ सेंटेंस की एक बात चली थी, बड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है। तो यस, हमारा आर्टिकल 161 कहता है कि यस, गवर्नर कैन आल्सो पार्डन दी डेथ सेंटेंस। अभी तक तो यही है, बाकी देखते हैं। ओके, मान लो गवर्नर के हमारे ऐसा भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर सडन डेथ हो जाए तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, अगर गवर्नर की डेथ हो जाएगी तो जो गवर्नर की जो काम करेंगे वो हमारे काम करेंगे हाई कोर्ट के जो सीजे होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, उनकी जगह वो काम करेंगे। ठीक है, वो भी टेम्परेरी रीजन। उसके बाद जल्दी से जल्दी दोबारा अपॉइंट किया जाएगा बाय द सेंटर। ठीक है, तो मेजर मैं आपको और बताऊं तो गवर्नर के बारे में इतना ही है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक, और डिफरेंस भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रेसिडेंट के बारे में बताया था सारा डिटेल्ड। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई और चाहिए होगा आपको इसमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको बता दूंगा इमरजेंसी पावर्स के बारे में सब कुछ। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद शुरू करेंगे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और एक एक बॉडीज को अच्छे से करेंगे। ध्यान रखना, शायद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मैं 2 पार्ट लेके आऊंगा, सिमिलरली इसके भी 2 पार्ट। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधे क्वेश्चन आया है। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टॉप करो। सी यू, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो ना, जस्ट डू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर और यू कैन कमेंट डाउन। ठीक है, जो भी चाहो वो कर लो, या चाहो तो एक मैंने टेलीग्राम भी बना रखा है, ज़्यादा लोग हैं नहीं उसमें। चलो ऑफिसर बनते हैं ये नाम से। ठीक है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।